जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ यसावल रहमान मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर यज़मान से है और ये बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो इन्होंने जो है डीवीएम किया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं कंपटीशन के अंदर बात करूं पीपीएससी, एसपीएससी के अंदर, तो पीपीएससी के अंदर इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का टेस्ट पास किया हुआ है। उसके अलावा डीवीएम अपनी जो इनकी डिग्री है उसके अंदर 2 बार इन्होंने जो वेटरनरी ऑफिसर है उसका टेस्ट पास किया है। उसके अलावा बेताशा असिस्टेंट के टेस्ट पास किए हैं, नायब तहसीलदार का टेस्ट पास किया है। उसके अलावा जो है इन्होंने सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, यानी तमाम टेस्ट जो भी होते रहे हैं इन्होंने पास किए हैं। उसके अलावा इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव ये करंटली जॉब कर रहे हैं और इनकी सिलेक्शन हो चुकी है असिस्टेंट फूड कंट्रोलर। ये बहावलपुर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सीट थी, उस पर ये कामयाब हुए हैं। डॉक्टर नैयर साहब, जिन्हें बड़ा सख्त मेंबर समझा जाता है पीपीएससी का, उन्होंने इन्हें नंबर दिए हैं और ये एक सीट पर जो है वो कामयाब हुए हैं। तो जसावल साहब से जानते हैं कि किस तरीके से जो है वो, अगर अपने इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ये जजमान का थोड़ा सा बता दें। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बोलने का मौका दिया। और उसके बाद सर जो है आईबीएस प्लेटफॉर्म है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जो है वो स्टूडेंट हूँ, आपका इस प्लेटफॉर्म का स्टूडेंट हूँ। तो जहाँ तक सर यज़मान की बात है, यज़मान बेसिकली एक सीरिया में एक रीजन है अलेप्पो, उसमें एक हम्म। छोटा सा कस्बा था जो है ना, वो यज़मान के नाम से था। तो जब हमारे ये जो नवाब साहब हैं ये वहाँ गए थे, इन्होंने चक्कर लगाया था वहाँ। तो वहाँ इन्हें ना जो वो अलेप्पो का जो रीजन है ये वो यज़मान के नाम से था, वहाँ भी बिल्कुल टीले से थे। तो यज़मान भी बेसिकली जो बहालपुर सिटी है पूरे का पूरा ये चुलिस्तान रेगिस्तान में वाक़ है। तो वहाँ से उन्हें ना ये यज़मान की तरह का लगा, तो फिर उन्होंने आके जो है वो इस तहसील का नाम जो है वो यज़मान रखा था। ठीक हो तो गया। इसकी ये जो है छोटी सी तारीफ़ इसके है। अलावा अपनी अगर इंट्रोडक्शन में कोई चीज़ अगर आप बताना चाहते हो तो लाजमी बताएं, ऐड करें। सर अभी आप बेसिकली मुझे जो है वो काफ़ी अरसे से जानते हैं, तकरीबन 2021 से लेके 3 साल होने वाले हैं। तो आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो सारा दे दिया, मतलब इसमें ऐसी कोई बात रह नहीं गई है कि जो है बताने वाली। थैंक यू सो ठीक हो मच सर। ठीक हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये मुकाबले का इम्तिहान जो है, जी सर, बिल्कुल। इसकी तैयारी आपने कब स्टार्ट की और जो है किस तरीके से आपने जो है ये कौन कौन से टेस्ट, किस तरीके से आपने इतने सारे फेलियर्स के बाद जो कामयाबी मिली है, तो कैंडिडेट्स को अपनी जो ये पूरी जर्नी है इसको अगर आप ब्रीफली बताना चाहें तो किस तरीके से बताएंगे कि ये किस तरीके से आपने ये किया और कैंडिडेट किस तरीके से आपकी जर्नी से कुछ सीख सकते हैं। सर जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरी जर्नी जो है, मेरी जो डिग्री है वो फ़रवरी 2020 में जो है कंप्लीट हुई थी। और उसके बाद जो है फिर मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट की थी। तो जो मैंने पहला अप्लाई किया था वो मैंने बेसिकली पीएमएस के लिए किया था, और 21 फरवरी जो है पीएमएस को अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, मुझे अभी तक याद है। और जबकि जो है वो 20 फरवरी जो है मेरे रिज़ल्ट की डेट थी। तो मुझे नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। साउथ पंजाब के हम जो लोग हैं बेसिकली एक बहुत ही ज़रा बैकवर्ड इलाका कंसिडर किया जाता है, और बहावलपुर तो बिल्कुल ही जो है वो पंजाब के एंड में चला जाता है। तो मुझे आइडिया भी नहीं था, मतलब यहाँ तक था कि मैंने जो है अपने सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन की थी वो भी कुछ इस तरह की थी कि मैंने साइकोलॉजी और मैथ्स कम्युनिकेशन रखा था। और जब मैंने सोचा कि अच्छा मैं सीएसएस के लिए अप्लाई करूँगा, तो ये दोनों के दोनों जो है अपना सब्जेक्ट हैं, ये अपना जो है वो पीपी अपना जो है वो 7th ग्रुप में आ रहे थे, और 7th ग्रुप में जो है मैंने पंजाबी रखना था। तो ये मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन था, मेरी डिग्री हुई थी, तो बेसिकली मुझे इतना सा नॉलेज था, मेरी यानी ये बताने की अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस जो है बिल्कुल भी नहीं थी। हम्म। तो फिर वहाँ से मेरी जो है वो तैयारी स्टार्ट होती है। हम्म। उसके बाद जो है मैंने 2021 में पहली दफ़ा शायद मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, तो मैंने सर की वीडियो देखी थी। तो मुझे अभी भी याद है, सर ने जो है वो काले कलर का एक सूट पहना हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो फिर मैंने तब जो है वो सर से 4th सेशन में जो है मैंने इनरोल किया था। और उसके बाद से जो है वो सर के पास कई मुलाकातें भी हुई हैं। तकरीबन मैं जब भी मुल्तान आता हूँ सर के पास ही रहता हूँ, सर से मिलता हूँ। तो सर की मेहमान नवाज़ी का बहुत शुक्रिया। तो जहाँ तक सर अपना जो है वो प्रिपरेशन की बात है, तो 2020 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद सर बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं मैंने। जो है वो मेरा पहला जो फेलियर था, मैंने पेट्रोलिंग ऑफिसर का टेस्ट क्लियर किया था, और उसमें जो है मेरी हाइट जो थी वो 0.5 इंचज़ कम थी। मतलब 5 फुट 8 इंच रिक्वायर्ड हाइट थी, और मेरी 5 फुट साढ़े 7 इंच थी। तो ज़िंदगी में पहली बार जो है मुझे अपनी हाइट के भी कम होने का एहसास हुआ था। तो उसके बाद से फिर जो है वो मैंने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया, नायब तहसीलदार का इंटरव्यू दिया, असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया। उसके अलावा मैंने जो है वो तहसीलदार में मैं जो है वो अपना टेस्ट ही मेरा नहीं क्लियर हो, मतलब काफ़ी जो है वो तकरीबन मैंने जो है वो काफ़ी सारे टेस्ट दिए हैं, तकरीबन 100 के करीब तो टेस्ट दिए होंगे। तो ये सारी की सारी फेलियर्स की दास्तानें ही हैं, और पीपीएससी की जो जर्नी जर्नी है, मेरे ख्याल से ये एक फेलियर्स की ही जर्नी है।
और बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही आप इतने जो है वो कॉम्पिटेंट होते हैं कि फिर आपके जो है वो सारे के सारे टेस्ट भी पास होने लग जाते हैं। और फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो है वो नॉट रिकमेंड होने के बाद फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपके जो है वो इंटरव्यू भी रिकमेंड होने लग जाते हैं। यानी कोशिश छोड़नी नहीं तो हाँ, चाहिए। ये बेसिकली परसिस्टेंस की एक जर्नी है। अगर हम ये बात करें ना, तो ये जर्नी बेसिकली परसिस्टेंस की है कि आप कितने परसिस्टेंट रह सकते हैं अपने गोल्स के लिए। आप कितने पैशनेट हैं कि अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, तो उसके लिए आप कितने पैशनेट हैं। तो जितने आप पैशनेट होंगे, उतना ही आप जो है वो सब्र के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रह सकते हैं। यही बात है सर। थैंक यू सो ठीक हो गया, चलें जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। यानी असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ये अभी सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी अब वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा मुझे टेस्ट के हवाले से तो आपने बता दिया कि भई परसिस्टेंस जो है ना वो रखें। बिल्कुल यानी सर, बिल्कुल। एक बारी आपने अगर कर ली है कोई चीज़, तो उसको नुक्ता जो है अरूज पर पहुँचाएँ। यानी ये ना बिल्कुल करें सर, दरमियान में बिल्कुल। छोड़ दें। दरमियान में बिल्कुल सर, छोड़ना, ऐसे ही है। दरमियान में छोड़ना जो है ना वो बिल्कुल नामुनासिब है। अच्छा, अब हम ज़रा इंटरव्यू की तरफ आते हैं। जी सर। तो इंटरव्यू, क्योंकि आपने काफ़ी सारा आपका तजर्बा है इंटरव्यू का, तो कैंडिडेट को ज़रा बताएं कि इंटरव्यू में क्या चीज़ें जो हैं वो आपने एनालाइज की हैं, कि क्या वजह थी आपकी नाकामी की, और किन किन चीज़ों पर आपने काम किया तो आपको फिर अल्टीमेटली जो है वो कामयाबी मिली। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू में जहाँ तक मतलब मैंने 10-15 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनके हिसाब किताब से अगर मैं बात करूँ, जो चीज़ मैंने एनालाइज़ की है, वो ये है कि जो इंटरव्यू के टाइम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है, वो आपके बारे में जो आपके चेयरमैन का ओपिनियन है ना, वो मैटर कर रहा होता है। कि चेयरमैन का आपके बारे में क्या ओपिनियन है। जिस तरह अगर मैं सर एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो अपना ये जो मेरा इंटरव्यू था असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस का, जो स्पेशल ब्रांच में सीटें आई हुई थी। तो उसमें जो है मेरा इंटरव्यू लिया था मेजर जनरल अरशद साहब ने। तो उसमें जो दोनों मेंबर्स थे ना, दोनों मेंबर्स के मुझे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो 110% आते थे। मैंने बिल्कुल सही आंसर किए थे। लेकिन जो मेजर साहब थे, मेजर जनरल साहब थे, उनके आंसर्स को मैं ज़रा उस तरह से आंसर नहीं कर सका, या उन्हें मैं उस तरह से कायल नहीं कर सका जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। तो मतलब मुझे खुद ये कमी फ़ील हुई मेरे इंटरव्यू के बाद ना, मुझे खुद ये कमी फ़ील हुई, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं नॉट रिकमेंड हुआ। लेकिन अगर मैं उसी जगह पे बात करता हूँ अपने असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के इंटरव्यू की, जो कि मेरा बिल्कुल रीसेंट इंटरव्यू था, तो उसमें अगर मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब जो फूड डिपार्टमेंट थे उनकी मैं बात करूँ, तो शायद उन्होंने मुझसे तकरीबन जो है वो 6 के करीब सवाल किए थे, और उनमें से मुझे 4 सवाल नहीं आए थे और 2 सवाल आए थे। लेकिन ना उसमें जो है मैं रिकमेंड हुआ सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि जो मेरे अपना जो नैयर इकबाल साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मुझसे जो भी क्वेश्चंस किए हैं ना, मैं उन्हें कायल करने में कामयाब हो गया। तो मेरे ख़्याल से जो पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपका चेयरमैन का आपके बारे में परसेप्शन क्या गया है? उन्होंने आपको कैसे देखा है? अगर आप चेयरमैन को कायल कर लेते हैं ना, तो फिर आपके नॉट रिकमेंड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि इन द एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, वो चेयरमैन के पास होते हैं। इवन हकीकत तो ये है कि सारे के सारे मार्क्स ही चेयरमैन साहब के पास होते हैं। हम ठीक हो कह गया। तो रहे होते हैं कि जो है वो 50 चेयरमैन साहब के पास हैं और 25 मेंबर्स के पास हैं, लेकिन बेसिकली सारे के सारे मार्क्स ही चेयरमैन साहब के पास होते हैं। सही हो गया। और अगर सर मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ, तो तो अब कैसे ये चेयरमैन को फिर कैसे कन्विंस किया जाए कि भाई वो आपसे कायल हो जाए और आपको सिलेक्ट कर ले, तो ये इसके लिए क्या करे कैंडिडेट। सर जहाँ तक चेयरमैन को कायल करने की बात है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब इंटरव्यू की तैयारी करने जाते हैं, तो जब जो चेयरमैन साहब हैं, ऑब्वियसली उन्होंने मतलब वो सेक्रेटरी लेवल के बंदे रहे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे होते हैं। तो उन्होंने ना हमसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई होती हैं। हमने जितनी किताबों के नाम भी नहीं पढ़े हुए होंगे, शायद उन्होंने उतनी किताबें पढ़ी हुई हों। तो एक ना जो कहा जाता है कि एक जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का जो कैंडिडेट है, या जो एक ब्यूरोक्रेट है, उसके लिए एक जो थंब रूल वो ये कंसीडर किया जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे एक चीज़ के बारे में सारा कुछ पता हो, बल्कि उन्हें सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर पता हो। मतलब उसका जनरल चीज़ों के बारे में, ओवरऑल जो चीज़ों के बारे में परसेप्शन है ना, उसे हर चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया जो है ना, वो ज़रूर होना चाहिए। आप चाहे जो है वो जूनियर क्लर्क का भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन आपकी थोड़ी बहुत नज़र होनी चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी है, इकॉनमी कैसे चल रही है, हमारी पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें के बारे में आपको बेशक थोड़ा-थोड़ा आइडिया हो, लेकिन आपको वो आइडिया होना चाहिए। और दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, हम्म। वो हमारी ना इस चीज़ पे बहुत इफ़ेक्ट कर रही होती है कि ना हमारा जो मेंबर है, हमारे जो इंटरव्यू का जो पैनल है, वो हमें किस तरह से परसीव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब एक इंसान है, वो इंटरव्यू देने गया है, और उसकी ड्रेसिंग कोई इतनी ख़ास नहीं है, उसने कोई दाढ़ी-शाड़ी नहीं बनवाई हुई है, या उसने बाल उसके बिखरे हुए हैं। हम्म। तो ये चीज़ ना पहली चीज़ अटेम्प्ट में ना अगले बंदे को कहती है, तो अपना कहता है यार जो है ना, ये जॉब लेने के लिए है, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं था कि ये कटिंग करा ले, ये ख़त करा ले, ये कपड़े अच्छे पहन ले, ये कटिंग शटिंग करा ले।
तो ये एक चीज़ ना थोड़ी देर के लिए ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अब चाहे मैंने उस चीज़ को साइड पे रख दिया, लेकिन जो ही मैं बोलूँगा ना, वो मुझसे कोई क्वेश्चन करेंगे और मैं उस क्वेश्चन का सही तरह से टैकल नहीं कर पाऊँगा। तो वो जो मेरा क्वेश्चन है ना, वो मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर एक मोहर शब्द कर देगा कि नहीं, जिस तरह की इसकी पर्सनैलिटी है, इसका नॉलेज भी उसी तरह का है। हम्म। तो इसलिए ना आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका जो बोलने का तरीकाकार है, ये चीज़ें ना बहुत इम्पैक्ट कर रही होती हैं कि ना आप किस तरह जो है वो अपने आप को आगे जो है वो पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है और इसमें जसावल ने खुद भी बहुत ज़्यादा काम किया है। यानी इसका थोड़ा-सा था कि तेज़ बोलता था। इसने अपनी स्पीड बिल्कुल, को इतना बिल्कुल। कम किया है ना जिसकी कोई हद नहीं है और इसने पूरा का पूरा वर्किंग की है, पता नहीं कितने-कितने घंटे की प्रैक्टिस की है। तो ये चीज़ वाक़ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो जसावल बात बता रहे हैं। एक ड्रेसिंग पर काम करें और चेयरमैन साहब को कायल करने की कोशिश करें। अब लास्ट में मुझे ये बताएँ जसावल के इंग्लिश और उर्दू जी सर। इसमें अब क्या डिफ़रेंस है? ये किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? सर इंग्लिश और उर्दू में मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो 19-20 का डिफरेंस है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने अगर तकरीबन 14-15 के करीब इंटरव्यू दिए हैं। उनमें से सिर्फ़ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मेंबर ने या किसी चेयरमैन ने मुझे ये बोला है कि आप जो है वो इंग्लिश में बात करें। एक तो एडी इंटेलिजेंस के इंटरव्यू में जब मेजर जनरल साहब ने बोला था कि इट वुड बी बेटर इफ यू टॉक इन इंग्लिश। हुँ, तो वरना एक वेटनरी ऑफिसर के इंटरव्यू में था, वरना किसी ने भी कभी नहीं बोला कि आप जो है वो इंटरव्यू में बात करें। इवन जो असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का इंटरव्यू था, उसमें एक मैडम बैठी थी, जियोलॉजिस्ट थी वो, तो उन्होंने सारे का सारा इंटरव्यू ना मेरे से इंग्लिश में लिया, मेंबर थी वो। तो जब नैयर इकबाल साहब की बारी आई तो उन्होंने मुझसे पूछा, कहते कि ना इंग्लिश या उर्दू बेटा? मैंने कहा उर्दू सर। तो कहते कि ना मतलब ठीक तो इंग्लिश बोली है आपने? तो मैंने कहा कि नहीं सर, एलेबोरेट करना उर्दू में ज़रा आसान हो जाता है। तो उन्होंने मेरे से सारे का सारा इंटरव्यू उर्दू में लिया है और फिर भी उन्होंने माशाल्लाह मुझे रेकमेंड किया, और जो सेकंड मेरिट पे लड़का है उससे मुझे उन्होंने 6 नंबर ज़्यादा दिए हैं। ज़बरदस्त। तो ये मतलब उन्होंने इंश्योर किया इस बात को, अगर मैं इस बंदे को रखना चाहता हूँ ना, तो ये बंदा रखा जाए। तो हुँ, ये एक इस चीज़ पे भी वो जो है वो स्टैंप लग जाती है कि अगर चेयरमैन साहब आपको चाह रहे हैं ना कि यार ये बंदा नहीं, ये बंदा इस जॉब के लिए काबिल है या एबल है कि ये ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म कर सकता है, तो वो आपको इंश्योर करता है कि यार ये बंदा रखा जाए, वो आपको अच्छे हुँ, मार्क्स देते हैं। तो वो तभी देंगे जब वो उन्हें आप कम से कम हर तरह से एक माकूल इंसान लगेंगे, मतलब अपने आपके बोलने के अंदाज़ से भी, आपके नॉलेज के अंदाज़ से भी, और आपकी पर्सनैलिटी वाइज़ आपकी ड्रेसिंग के अंदाज़ से भी। तो हो ये गया। सारी की सारी चीज़ें जो है वो बता रही होती हैं कि हाँ, अभी आप ओवरऑल एक किस तरह के कैंडिडेट हैं। मतलब सिर्फ़ आपका जो एक नॉलेज है, वो ही सारी चीज़ नहीं होती। मतलब फ़र्ज़ करें, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जिस तरह अगर हम पुलिस की बात करते हैं, एक माशाल्लाह बहुत प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइज़ेशन है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो पुलिस में इस तरह का है कि उनकी डीलिंग्स जो है ना वो ज़रा और तरह के लोगों के साथ होती है। वहाँ वो प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि यार एक जो बंदा है ना, उसकी ज़रा पर्सनैलिटी रौबदार हो। हुँ, वो अगर मेरा 5 फुट 7 इंच 8 इंच कद है और एक बंदे का 6 फुट कद है ना, तो वो कहीं न कहीं 1-2 नंबर की प्रेफ़रेंस उस बंदे को देंगे, क्योंकि उन्हें पता है यार इस बंदे ने उस तरह के लोगों से इसके मामलात होने हैं, जो ज़रा बदमाश टाइप के होते हैं, ज़रा तो उसका फिर ये होता है कि यार ये बंदा ऐसा ना हो, ये वहाँ कुर्सी पे जाके बैठा हो, अगला बंदा इसे डाँटे और ये डर जाए। हुँ, मतलब उसकी पर्सनैलिटी में रोब होना चाहिए। सही हो गया। तो ये बातें होती हैं सारी की सारी ना, जो आपके इंटरव्यू में आपको हेल्प कर रही होती हैं। आपको पता ठीक, होना चाहिए कि यार मैं किस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा तो यथावल अब थोड़ा-सा इन चीज़ों से हटकर जी सर। आपने भी इस चीज़ को फ़ेस किया होगा और मेरे से भी बहुत सारे लोग होते हैं, बाज़ औक़ात कमेंट भी कर रहे होते हैं चीज़ें। ये एक ये जो हम दोनों बुनियादी तौर पर जी मेरा सर। भी ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, आपका भी ताल्लुक एक जी सर। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। तो हमसे ये सवाल किया जा रहा होता है, यार ये सरकारी नौकरी के पीछे आप लोग इतना क्यों भागते हो? क्या वजह है? ये सरकारी नौकरी क्या है ऐसा? यानी दुनिया में तो बहुत सारे और भी काम करने के हैं। बिल्कुल सर, तो हैं तो सही। ये जो है, ये जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है, लोअर मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि भई हम सबसे पहले जो है ना, जैसे ही डिग्री आती है हमारे पास, तो हम ये इसके पीछे क्यों भागते हैं? तो ये वजह क्या है? सर अगर हम बात करें तो जो एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास इंसान होता है ना, उसके पास ना ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मतलब उसके पास बच बचा के उसके कोई घर होते हैं, उसके कोई वालिदैन होते हैं, और उसके बाद इन द एंड उसके पास एक डिग्री होती है, जो उसने 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की मेहनत के बाद हासिल की हुई होती है। हुँ, तो उसके पास ना जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो बहुत मिनिमम होते हैं। ये बात ना अक्सर करता होता हूँ कि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, वो इनके होते हैं। मतलब एक जो एलीट क्लास के लोग होते हैं ना, उनके बच्चों ने ना हर चीज़ एक्सपीरियंस की हुई होती है, अच्छा वक़्त, बुरा वक़्त, वो मतलब वो हर तरह की सोसाइटी में वो रहे हुए होते हैं। एक जो बिल्कुल निचले तबके के लोग होते हैं, वो भी इसी तरह होते हैं कि उन्होंने ना अच्छा बुरा वक़्त हर तरह का देखा हुआ होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास वालिदैन होते हैं ना, उनके पास ना अपने बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं होता। उनके पास जो आखिरी असासा होते हैं ना, वो उनके बच्चे होते हैं, और वो उसी तरह से उन बच्चों की हिफाज़त करते हैं।
तो हमारे जो मिडिल क्लास के बच्चे बहुत पैम्पर्ड होते हैं, मतलब वालिदैन ने सारी की सारी मुश्किलें जो हैं वो खुद पे बर्दाश्त की हुई होती हैं और अब बच्चों को रखा हुआ होता है सेफ। तो फिर ना जब डिग्री ख़त्म हो जाती है, डिग्री ख़त्म होने के बाद अब जो है वो वालिदैन ये चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कुछ करे, और बच्चा जो होता है उसने दुनिया देखी नहीं होती है, उसे तो पता नहीं है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होते, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसने कोई कारोबार करना है, कारोबार कैसे करना है, उसके पास कोई सरमाया होगा तो वो कारोबार करेगा। उसके बाद तीसरा दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बाहर चला जाए, बाहर कैसे जाएगा, फिर उसके अकाउंट में कोई 50-60 लाख होने चाहिए, वो बाहर चला जाए, कैसे बाहर जाएगा। तो अब तीसरी बात ये आती है कि या फिर प्राइवेट जॉब करे। अब प्राइवेट जॉब में अक्सर लोग कह रहे हैं कि यार प्राइवेट जॉब में लोग बहुत कमा रहे हैं, लाखों के हिसाब से कमा रहे हैं, फलां बंदे की 2.5 लाख तनख्वाह है, 2 साल में हो गई है। तो प्राइवेट जॉब में अनसर्टेनिटी इतनी है, अगर हम इसकी बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल लें तो अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कोरोना की वजह से कहते हैं कि 70% जो है ना एम्प्लॉयज़ है ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें निकाल दिया था। अब एक ऐसी नौकरी कि आपके पास है भी कुछ नहीं है और आपको जो है वो अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए तो आपके पास इन द एंड क्या बचता है, आपके पास तो कुछ नहीं बचता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम देख रहे होते हैं तो उसके बाद फिर ना एक वाहिद जो सोर्स बचता है ना, आपको ये बचता है कि अच्छा यार मैं जो है कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करूँ, मैं कोई सरकारी नौकरी हासिल करूँ। आपको पता होता है अच्छा यार चलो कमीशन जो है वो आपको एक सही तरह से हक हलाल से आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, आप जो है एक बाइज़्ज़त नौकरी हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद चलो जब आपकी जो है वो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर आप जो है अपने पोटेंशियल को फुल पोटेंशियल को अचीव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं पूरी हो रही तो फिर कहाँ आपका पोटेंशियल गया और कहाँ जो है आपकी जो है मेहनत गई। तो इसलिए हम जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी यही मेंटालिटी होती है कि किसी तरह से एक कोई गवर्नमेंट जॉब ले ली जाए, ताकि उसे ये हो कि अच्छा यार मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएंगी और उसके बाद फिर जो है मैं किसी जो है वो अपने ड्रीम को पूरा करने की या अपने जो है वो ख्वाहिशात को पूरा करने की या आगे बढ़ने की अपने फुल पोटेंशियल पे जाने की कोशिश कर सकूँ। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। मैं भी अपना इसमें ऐड करना चाहूँगा। मुझे भी यही लगता है कि असल में 16 साल माँ-बाप ने या 18 साल जो है 20-25 साल तक बच्चे को जो है ना, वो पूरा का पूरा उसे सँभाल के रखा होता है। और बिल्कुल फिर सर, उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही। एकदम जब उसे सोसाइटी के अंदर छोड़ते हैं, तो बच्चा बच्चा काबिल ही नहीं होता इस फिर उसे अल्टीमेटली जब वो सारे मामलात देखता है, चीज़ें देखता है, अब प्राइवेट नौकरी के लिए रेफ़रेंस नहीं होता, उसके पास बाहर जाने के लिए पैसे नहीं होते और जो है कारोबार के लिए पैसे नहीं होते। तो अल्टीमेटली उसे यही पता चलता है कि यार मैंने अगर नौकरी ले ली तो मुझे 4 बंदे जानना शुरू हो जाएँगे, घर के अंदर भी इज़्ज़त बन जाएगी और फिर ये मेरे लिए एक बेहतर स्टार्टअप होगा। तो इसलिए सरकारी नौकरी के लिए ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं और इनके जो लोग होते हैं, इसलिए हम पागलों की तरह इसके पीछे लगे हुए होते हैं और इतनी-इतनी पढ़ाइयाँ करते हैं, इतनी-इतनी मेहनतें करते हैं और हमें रियलाइज़ेशन ये होती है डिग्री के बाद। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग डिग्री के बाद ही मेहनत ये कर रहे होते हैं, उससे पहले हमें रियलाइज़ेशन नहीं होती। अब सेकेंडली ये बात होती है कि डिग्री के फ़ौरन बाद अक्सर देखा है कि जो थोड़ा बहुत जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड सर। इस तरह का होता है कि उनके माँ-बाप उनको जो है ना वो डिसओन करना शुरू कर देते हैं। यानी वो कहते हैं चलो भई अब आपने नौकरी लेकर आनी है और जो है ना वरना जो है ना और ख़ानदान वाले भी, रिश्तेदार भी, सारे के सारे जो है ना वो आपसे हमेशा ये पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो? कैसे? तो ये अपना आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी पहले बताइएगा और फिर इसको जनरली बताइएगा कि ये वजह क्या है? क्यों हमारे माँ-बाप की ये मेंटालिटी होती है? सर सबसे पहले तो ये बात है जहाँ तक बात है डिसोन करने की, वालदैन हम उनका ख़ून होते हैं, वो हमें कभी भी डिसोन नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम ज़ाहिर है हम जो है वो 20-25 साल के हो चुके होते हैं, 22 साल के, 23 साल के, 25 साल के, तो वालिदैन तब तक बूढ़े हो रहे होते हैं। उन्हें हमसे ये उम्मीद होती है कि यार मतलब अब ये बच्चा इसकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो ये हमारा सहारा बनेगा। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ तक हम देख रहे होते हैं कि ना हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, उनके कोलीग्स होते हैं, हमारे हमसाए होते हैं, लोग होते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा यार बताएँ आपका बेटा जो है वो क्या कर रहा है? मतलब मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, अब मेरे अब्बू जो हैं वो टीचर हैं, हाई स्कूल में एसएसटी हैं। तो अब फ़र्ज़ करिए अगर उनके स्कूल में जो है वो 50 टीचर्स का हैं और उनमें से अगर दिन में भी एक बंदा पूछ ले कि हाँ, अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? और आपको डिग्री होने के साल बाद आपको ये कहना पड़े कि मेरा बेटा तो अभी कुछ नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है। तो उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट भी होती है और दूसरा उन्हें ये फ़िक्र हो रही होती है कि यार मतलब हमने तो इनके लिए कुछ नहीं किया है। हुँ, मतलब मैंने कुछ बनाया तो नहीं है ना उनके लिए, मतलब हम मिडिल क्लास के पास इतना तो होता नहीं है कि हम हमारे बच्चे जो है आगे बैठ के खा सकें। तो फिर उन्हें इस बात की परेशानी होती है, वो ये चाह रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है वो कामयाब हो, वो कुछ करे, मतलब वो अपने पाँव पे खड़ा हो। तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं ना, ये सारी की सारी रीज़न बन रही होती हैं, हमारे रिश्तेदारों की बातें, लोगों की बातें, उनकी खुद की ख्वाहिश कि यार हमारा बच्चा कामयाब हो। ऑब्वियसली हमारे जो वालिदैन हैं, वो वाहिद वो लोग होते हैं जो चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे जाए। लेकिन क्योंकि हालात इस तरह के होते हैं, मसाइल इस तरह के होते हैं,
जिसकी वजह से ना वालिदैन चाह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी जो है ना वो बरसरे रोज़गार हो जाए, कोई नौकरी लग जाए, तो जिसकी वजह से वो डांट डपट भी कर देते हैं, बेइज्जती भी कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें ये लग रहा होता है कि नहीं यार, मतलब आज तक तो इन्होंने हमें संभाल के रखा था, आज तक तो मेरे सारे के सारे मसाइल जो है इसने खुद हल किए थे, आज ये मुझे डिसोन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं उन्हें भी थोड़ा ज़रा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को कभी भी डिसोन नहीं करते हैं। बस उन्हें लग रहा होता है कि यार अगर हमारे बच्चे जो है वो कामयाब नहीं होंगे तो वो करेंगे क्या। हम्म। और दूसरी जगह पे वालिदैन को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों को हमेशा से संभाल के रखा है, तो अब अगर बच्चा ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अगर उन्हें नज़र आ रहा है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा सा ज़रा हौसले से काम लेना चाहिए, सब्र करना चाहिए। क्योंकि कोई भी जो चीज़ है वो ऐसे ही आपकी झोली में नहीं गिरती है, आपको उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तकरीबन तकरीबन मुझे 1.5-2 साल लगे हैं एक जॉब लेने में। तो हालाँकि अगर मैं अपनी ओवरऑल बात करूँ तो मैं कोई इतना बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं था, मतलब मैं ठीक-ठाक स्टूडेंट था। बच्चे होते हैं जो बिलो एवरेज भी होते हैं, उन्हें इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऑब्वियसली माँ-बाप को थोड़ा उन्हें भी ज़रा धीमे अंदाज में काम लेना चाहिए, और बच्चों को भी ज़रा कहना चाहिए कि कुछ नहीं होता है, एक कान से सुन ली, दूसरे कान से निकाल ली। आप अपने मिशन पे लगे रहें, जो आप चाहते हैं कि मैंने करना है, आप वो करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाबी देंगे। ज़बरदस्त। बस मैं भी इसमें यही चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो आपने बात की है ना, कि एक बारी जब बच्चा कामयाब हो जाता है, जब उसने नौकरी ले ली, तो फिर आपको पता चलता है कि आपके वालिदैन वाक़ई आपसे कितना मोहब्बत करते होते हैं। यानी बिल्कुल सर, उनकी असल मोहब्बत फिर ही सामने आती है, क्योंकि उससे बिल्कुल सर, पहले वो परेशान हो रहे होते हैं कि यार पता नहीं इस बेचारे का क्या बनेगा, इसके लिए मैं भी पूरी ज़िंदगी में वो सरमाया इकट्ठा ना कर सका, जो बिल्कुल सर, इसको एक कंफर्टेबल लाइफ़ गुज़ारने के लिए हेल्पफुल हो। और अब इसके ऊपर पूरी की पूरी बोझ आ गया, और ये भी अभी तक बेचारा निकम्मा है, नाअहल है, अभी तक ये कोई नौकरी नहीं ढूँढ पा बिल्कुल रहा। सर, ऐसे ही है। तो वो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर ना उनकी फ्रस्ट्रेशन बन रही होती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो हमारे ऊपर, जब वो काम से शाम को आते हैं, देखते हैं बेटा कुछ भी नहीं कर रहा, बैठा पड़ रहा है, वो कहते हैं कब लगेगी, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। वो कहता है यार मैं पढ़ भी रहा हूँ, सारी ज़िंदगी मुझे 25 साल कहते रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अब मेरे पढ़ने से भी खुश नहीं हो रहे। तो वो सारी की सारी चीज़ें, लेकिन जैसे ही आप पढ़कर, जैसे ही आपकी नौकरी लगती है और उनको रियलाइज़ हो जाता है नहीं यार मेरा बेटा अब चलो यार ये 16वें 17वें स्केल पे लग गया है, तो फिर उनका सही मोहब्बत और उनका सही प्यार जो है वो आपके लिए, और आपको पता चलता है कि यार ये तो मोहब्बत शुरू से वहाँ पर थी, बस वो थोड़ी सी परेशानी, टेंशन। तो आप लोग जो है, जैसे जैसे अव्वल ने बात की है, कि आप लोग थोड़ा सा हौसले से, सब्र से आप उनकी बात को सुने, और वालिदैन को भी चाहिए कि ये सबसे मुश्किल वक्त है आपके औलाद के लिए, जब वो नौकरी ढूंढ रहा होता है, और जब उसे रिश्तेदार भी ताने दे रहे होते हैं, जब उसके दोस्त भी उससे पूछ रहे होते हैं, तो इस टाइम आपके बच्चे को आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोशिश करें तंग होकर, परेशान होकर, जिस तरीके से भी जो है अपने बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा साथ देने की कोशिश करें, ताकि वो स्ट्रगल कर सके और अच्छी नौकरी हासिल कर सके। तो ये मेरी एक राय थी। तो यसावल, लास्ट में सर, कोई कैंडिडेट्स को जो है वो मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, और नौजवान जो है वो जा रहे हैं बाहर बहुत जी सर, ज़्यादा बिल्कुल। तादाद में, पाकिस्तान के अंदर एक जो है डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसके बारे में ओवरऑल क्या आप कहेंगे, क्योंकि हम दोनों भी एक यूथ हैं और बिल्कुल यंग सर। हैं, तो इस हिसाब से आपके क्या मैसेज है नौजवानों के लिए? सर सबसे पहले तो एक कोट है, वो कहते हैं कि ना, अ 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट विद वन फर्स्ट स्टेप। तो कोई भी जो चीज़ है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ही आगे चढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो परवान चढ़ती है। चाहे हम अपनी तैयारी की बात करें या दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए बात करें, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ही उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। बाज़ औक़ात हम ये चाह रहे होते हैं कि शायद जो है हम 6 महीने की तैयारी करेंगे या 3 महीने का एक सेक्शन ले लेंगे तो हमारी जो है वो 100% तैयारी हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। हमें हर चीज़ों को साथ साथ लेके आहिस्ता आहिस्ता चलना होता है, और जो परसिस्टेंस है, मुस्तकिल मिजाजी जो है, ये कामयाबी की जो है वो की होती है। आप जो है वो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि जो है वो मोटिवेशन नहीं मुझे मिल रही। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मोटिवेशन ना किसी चीज़ का नाम नहीं होता। असल चीज़ है वो डिसिप्लिन होती है। आप चाहे उदास हैं, आप चाहे खुश हैं, आप चाहे बीमार हैं, आपको अगर कोई काम करना है ना, तो आपको करना है, क्योंकि आपके पास ना उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आज अगर आपका एक टेस्ट फेल हुआ है, आप नॉट रिकमेंड हुए हैं, और आप जो है 1 हफ्ते के लिए उदासी में लेके बैठ जाएँ कि अच्छा यार मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, अपनी दीवार पे लगे हुए जो है वो मैप्स को फाड़ दें, तो किसी का कुछ नहीं जा रहा है। वो जो 6 दिन आपने ज़ाया किए हैं, और उन 6 दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत आगे निकल गए हों आपसे। तो सिर्फ़ यही है कि पर्सिस्टेंट रहना है और कोशिश अपनी जारी रखनी है। फेलियर जो होती है ना, वो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। वो कहते हैं कि लाइफ़ ब्रेक्स एवरीवन। हुँ। तो ज़िंदगी हर किसी को तोड़ती है, और अच्छी तरह से तोड़ती है, और जब तक ज़िंदगी को ये पता नहीं चल जाता ना कि हाँ, अब ये बंदा जो है वो काबिल हो गया, तब तक वो उसे तोड़ती रहती है, उसे हराती रहती है।
जब तक कि इंसान जो है वो खुद उठ के खड़ा नहीं होता और कहता नहीं, जब तक वो उठ के मुस्कुराता नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, फेल हो गया हूँ तो हो गया हूँ, ठीक है, आगे की तैयारी तो करनी है ना। तो यही आपकी कोशिश होनी चाहिए, यही आपकी जो है वो अप्रोच होनी चाहिए कि अगर एक फेलियर मिल गई है तो उस फेलियर से आपने कुछ ना कुछ सीखना है। और सीख आप ऐसी सकते हैं अगर आप उस चीज़ को ये देखें बिना कि यार मेरी फेलियर है, आप ये देखें कि यार अच्छा मैंने गलतियाँ क्या की थी। अगर आप एक इंटरव्यू देने गए हैं और उस इंटरव्यू में ठीक है, अगर एक जगह पे आपको अगले बंदे ने कहा है कि आपको इंग्लिश में बात करें और आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, तो अगली दफ़ा आपने क्या करना है, अगली दफ़ा आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो हाँ, इंग्लिश में की बात से एक बात मुझे याद आई कि ना एक रूल बोला जाता है 100 आवर्स रूल। उसमें ऐसे कहते हैं कि अगर जो एक इंसान है ना, वो एक ज़िंदगी के एक साल में से ना अगर 100 घंटे ना किसी चीज़ को देता है, तो वो 95% लोगों से ना एक्सेल कर जाता है। ये तकरीबन एक दिन के जो है वो 18 मिनट्स बनते हैं। तो जहाँ मैं जो 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली बेसिस पे टेस्ट पास होने के लिए, वहाँ मैं जो है वो 15 से 20 मिनट जो है वो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इंग्लिश क्यों नहीं बोलने की प्रैक्टिस कर सकता। जहाँ मैंने साल, डेढ़ साल प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तो वहाँ मैं 15-20 मिनट डेली बेसिस पे बोलने की प्रैक्टिस, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकता। तो हर चीज़ जो है वो परसिस्टेंट रहती है। मैंने जब सर का सेशन लिया था तो मैंने तकरीबन 3 रजिस्टरों के नोट्स बनाए थे। तो मैं जब देखता हूँ मैं कहता हूँ यार मैंने 3 रजिस्टर कैसे लिख लिए? लेकिन तब जब मैं डेली बेसिस पे 5-6 पेज लिखता था तो महसूस नहीं होते थे। लेकिन अब अगर कोई बंदा कहे ना कि 3 रजिस्टरों के नोट लिख के दिखाओ तो मैं नहीं लिख सकूँ। तो बस यही है कि डेली का काम डेली करना है, लगे रहना है, कुछ नहीं होता। कभी इंसान थोड़ा पढ़ लेता है, कभी ज़्यादा पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। हम्म, कोई दिन आपका मिस ना हो, चाहे आप आधा घंटा पढ़ लें, घंटा पढ़ लें, लेकिन आपने पढ़ना ज़रूर है। ये ना हो कि आप एक दिन तो जो है 10 घंटे पढ़ें और अगले 4 दिन आप कुछ ना पढ़ें क्योंकि मैंने घंटा पढ़ लिया था। आपकी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं सुबह उठ के 6 बजे बैठ के पढूँ ना, तो 9 बजे तक मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूँ। फिर हम्म, आपके पास सारा दिन होगा, आप उसमें जितना चाहे पढ़ सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो तो मैं भी इसमें ऐड करूँगा कि एक बार जब आपको कामयाबी मिल जाएगी इंशाल्लाह सब लोग, कि जैसे जसावल बात कर रहा था कि एक टाइम था कि मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैं एक कमरे के अंदर बैठा हुआ जो है वो सारा दिन जो है वो अपनी मेहनत करता रहता था। और बिल्कुल आज ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैंने उस वक्त तक 1 रुपया कभी कमाया ही नहीं था। मुझे ये लगता था हमेशा कि यार मैं तो कभी 1 रुपया कमा ही नहीं सकता, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, बिल्कुल सर, और ऐसे ना ही। मैंने कभी कमाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक 17 स्केल की नौकरी भी है, साथ में अपना छोटा मोटा सेटअप भी है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो इंटेंजिबल है, जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि एक फुरकान अफजल की मैं शादी पर गया, वो तहसीलदार है। तो हालांकि वो मेरी एज का है, मेरे साथ का है, तो मैं उसकी शादी पर गया तो बड़े मजमे के अंदर जो है उसने मेरे घुटनों पर हाथ लगाया। और एक जसावल जो है इसने, तो मेरे लिए ये एक ऐसी चीज़ें हैं ना कि मैं सोच भी नहीं सकता कि यार कोई मुझे इस काबिल समझे। मैं तो ये समझता था कि कोई मुझे अच्छे तरीके से बात ही नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहनत के ज़रिए से और जो है इस तरीके से पहुंचा दिया कि आज मेरे बराबर के लोग जो है वो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं कि मेरे घुटनों तक को हाथ लगा लेते हैं। और ये इंशाल्लाह आप मेहनत करते जाएं, अल्लाह ताला आपको बुलंदियां देता जाएगा और इंशाल्लाह आपको कामयाब करता रहेगा। तो यसावल बहुत मेहरबानी आपकी, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया आपको सर। मज़ीद कामयाबियां दे, मज़ीद तरक्कियां दे। बहुत थैंक यू शुक्रिया जी। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़।